दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर और एसयूवी कंपनियों में से एक की सफलता का राज किसी बिजनेस स्कूल की भारी भरकम किताब में नहीं, बल्कि एक फिल्म मेकिंग की क्लास में छिपा है। मतलब ये सुनकर किसी को भी शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। ऑब्वियसली हैरानी होगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम कॉर्पोरेट दुनिया की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस नंबर, मुनाफा और एक बहुत ही ठंडी और बेजान सी व्यवस्था की तस्वीर बनती है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे बिजनेस का मतलब बस बैलेंस शीट को मिलाना है और मतलब बहुत ही कठोर फैसले लेना है। ऐसा माना जाता है कि हर बड़ी कंपनी किसी नपे तुले फॉर्मूले पर ही चल रही है। हाँ, जहाँ मानवीय भावनाओं के लिए कोई खास जगह नहीं होती है। ये एक बहुत ही आम धारणा है। बिल्कुल, लेकिन महिंद्रा ग्रुप की जो कहानी है ना, वो इस पूरी धारणा को एकदम पलट कर रख देती है। आज के इस डीप डाइव में हम महिंद्रा ग्रुप के पिछले 80 सालों के ऐतिहासिक सफर को समझेंगे और उनके उस ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करेंगे जिसने उन्हें एक साधारण ट्रेडिंग कंपनी से एक ग्लोबल फेडरेशन बना दिया। और यार, इस चर्चा को बिल्कुल तथ्यात्मक और सॉलिड रखने के लिए हमने बहुत ही पुख्ता सोर्स मटेरियल का इस्तेमाल किया है। हाँ, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास आज? सबसे पहले तो प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के साथ आनंद महिंद्रा का एक बहुत ही डिटेल वाला इंटरव्यू है। उसके अलावा महिंद्रा की 75वीं वर्षगांठ पर छपी कमेमोरेटिव मैगजीन के विशेष अंश हमने लिए हैं। अच्छा। और इसके साथ ही 2021 से 25 तक के जर्नल ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंस रिसर्च यानी JAAFR के पब्लिश पेपर्स भी शामिल हैं। और हाँ, बिल्कुल ताज़ा मतलब मई 2026 का सेल्स डेटा भी हमारे पास। बेहतरीन। तो आज का हमारा ये मिशन सिर्फ एक बोरिंग बिजनेस केस स्टडी को पढ़ना नहीं है। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक लीडर का फिल्म मेकिंग का नजरिया और उनकी एम्पैथी यानी सहानुभूति किसी इतनी बड़ी $multi-billion कंपनी के मुनाफे और सामाजिक मूल्यों को एक साथ आगे बढ़ा सकती है। सही बात है। 1945 की वो जो एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी थी, वो आज जिस मुकाम पर है ना, उसके पीछे की रणनीति बहुत बारीक है। तो बिजनेस की दुनिया को बारीकी से समझने वाले किसी भी इंसान के लिए आज की ये चर्चा एक तरह से मास्टर क्लास होने वाली है। बिल्कुल मास्टर क्लास है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि टिकाऊ सफलता सिर्फ स्प्रेडशीट के नंबरों से नहीं आती, बल्कि एक दमदार कहानी और एक स्पष्ट उद्देश्य से आती है। तो चलिए हर पहलू को थोड़ा गहराई से समझते हैं। महिंद्रा की आज के इस विशाल सफलता को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके अतीत में जाना होगा। हाँ, और कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1945 से। भारत तब आजादी की दहलीज पर खड़ा था। बहुत ही दिलचस्प समय था वो। ऑब्वियसली उस समय JC महिंद्रा, KC महिंद्रा और उनके एक मित्र थे मलिक गुलाम मोहम्मद। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी की नींव रखी थी और उसका नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। महिंद्रा एंड मोहम्मद। अच्छा, उनका शुरुआती लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य था भारत के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए स्टील की ट्रेडिंग करना। बस वहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर 1947 में देश का बंटवारा हो गया, जिसने इस कंपनी के इतिहास की दिशा ही पूरी तरह बदल दी है ना? एग्जैक्टली। बंटवारे के बाद 1948 में मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि वो वहां जाकर पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री बने। अरे वाह, मतलब पहले फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनके जाने के बाद जाहिर सी बात है कंपनी का नाम बदलना जरूरी हो गया था और यहीं से महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी M&M का जन्म हुआ। और इस नाम बदलने की घटना में ना एक बहुत ही व्यवहारिक और मजेदार किस्सा जुड़ा है जो मैंने पढ़ा था। मतलब मुझे बहुत पसंद आया वो। हाँ, वो स्टेशनरी वाला किस्सा। हाँ, वही। मतलब ये कोई बहुत बड़ी मार्केटिंग या ब्रांडिंग रणनीति का हिस्सा नहीं था। इसके पीछे की असली वजह बस उनकी पुरानी स्टेशनरी थी। बिल्कुल, उस दौर की जो आर्थिक स्थिति थी और संसाधनों की कमी थी, उसे देखते हुए ये फैसला बहुत ही स्मार्ट था। एग्जैक्टली। उस समय कंपनी के पास नए लेटर हेड छपवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं था और पुरानी स्टेशनरी पर पहले से ही M&M छपा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि भाई कंपनी में अब दो महिंद्रा भाई तो हैं ही, JC और KC। हाँ, तो क्यों ना कंपनी का नाम ही महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया जाए। इससे वो पुरानी M&M वाली स्टेशनरी काम आ गई और पैसे भी बच गए। मतलब किस्सा छोटा लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि वो अपने खर्चों को लेकर कितने सावधान थे। और अगर हम इसे थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो यार यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर कंपनी के वित्तीय अनुशासन की नींव बनी, जिसकी चर्चा हम आगे JFR की रिपोर्ट में करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन महिंद्रा की कहानी में जो असली रचनात्मक मोड़ आता है वो तब आता है जब आनंद महिंद्रा ने अपनी पढ़ाई के लिए कोई बिजनेस स्कूल नहीं चुना। हाँ, ये बहुत ही अलग बात थी।
हैं वो 1970 के दशक में हार्वर्ड कॉलेज गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ फाइनेंस नहीं पढ़ा, उन्होंने फिल्म मेकिंग की पढ़ाई की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार का इतना बड़ा औद्योगिक साम्राज्य हो, उसका फिल्म मेकिंग चुनना वाकई हैरान करता है। कोई नॉर्मली ऐसा सोचता भी नहीं है। लेकिन आनंद महिंद्रा का खुद का ये मानना है कि फिल्म मेकिंग ने उन्हें बिजनेस का सबसे जरूरी सबक सिखाया, और वो है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति और पैटर्न पहचानने की कला। हाँ, मैकेंसी वाले इंटरव्यू में उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया है। बिल्कुल, उनका कहना है कि लीडरशिप और फिल्म डायरेक्ट करना असल में एक ही बात है। और ये विचार अपने आप में काफी गहरा है। मतलब जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है ना, तो उसे हर किरदार के नजरिए से दुनिया को देखना होता है। एग्जैक्टली, उसे समझना होता है कि किरदार की प्रेरणा क्या है। हाँ, उसका दर्द क्या है, वो क्या सोच रहा है, इसी को तो एम्पैथी कहते हैं। आनंद महिंद्रा मानते हैं कि बिजनेस में भी अगर एक लीडर में अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की भावनाओं को समझने की एम्पैथी नहीं है, तो वो सुनना बंद कर देता है। और जाहिर है, जब कोई संगठन सुनना बंद कर देता है तो वो सीखना भी बंद कर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इस पर थोड़ा और बात करते हैं। मेरी एक एनालॉजी है यहाँ पर। एक सीईओ असल में एक फिल्म डायरेक्टर ही होता है ना? उसे अपनी जो विविध कास्ट है, यानी अपने जो हजारों कर्मचारी हैं, उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकालवाना होता है। हाँ, बिल्कुल डायरेक्टर वाली ही जॉब है। डायरेक्टर को पूरी टीम को एक कहानी पर यकीन दिलाना होता है। बस बिजनेस में फर्क इतना है कि वहाँ स्क्रिप्ट की जगह बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जगह आपकी बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही सटीक तुलना है ये। और इसी फिल्म मेकिंग वाली एम्पैथी ने महिंद्रा के उस सबसे बड़े फलसफे को जन्म दिया जिसे हम राइज कहते हैं। राइज मैनिफेस्टो। हाँ, ये सिर्फ कंपनी के मुनाफे के बारे में नहीं है यार, ये समाज के उत्थान के बारे में है। 2007 आते आते महिंद्रा एक बहुत विशाल मल्टीनेशनल एंटरप्राइज बन चुका था। बिल्कुल, दुनिया भर में उनके ऑपरेशंस फैलते थे। बिल्कुल। और उस मुकाम पर उन्हें लगा कि उन्हें अपने उद्देश्य को फिर से रिडिफाइन करने की सख्त जरूरत है। तभी उन्होंने टुगेदर वी राइज का मंत्र अपनाया। और इसका मतलब क्या था? इसका सीधा सा अर्थ ये था कि कंपनी की सफलता सिर्फ उनके आगे बढ़ने से तय नहीं होगी। तो किससे तय होगी? इस बात से कि वो दूसरों को आगे बढ़ने में कितनी मदद कर रहे हैं। मतलब चाहे वो किसी किसान को ऐसे ट्रैक्टर्स देना हो जिससे उसकी पैदावार दोगुनी हो जाए, या फिर किसी महिला को उसका पहला कमर्शियल वाहन दिलाकर उसे आजाद और आत्मनिर्भर बनाना हो। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा सा सवाल उठाने दीजिए। हाँ, बताइए। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट मॉडल्स देखे हैं। अक्सर होता यह है कि कंपनियों के ये जो पर्पस या उद्देश्य होते हैं ना, ये सिर्फ खोखले मार्केटिंग शब्द रखते हैं। मतलब वेबसाइट के अबाउट अस पेज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी कोई सच्चाई नहीं होती। ये पीआर स्टंट वाली बात। एग्जैक्टली। तो महिंद्रा ने ऐसा क्या अलग किया कि ये सच में उनके हर फैसले का एक लेंस बन गया, ना कि सिर्फ एक पीआर टूल? आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है, और इसका बहुत ही तार्किक जवाब हमें उसी इंटरव्यू में मिलता है। आनंद महिंद्रा ने वहां बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी उद्देश्य सिर्फ तभी काम करता है जब वो हर छोटे बड़े फैसले लेने का पैमाना बन जाए। मतलब सिर्फ बातों में ना रहे। हाँ, जब ये सिर्फ मैनेजमेंट का दिखावा बन जाता है ना, तो कर्मचारी उसे तुरंत भांप लेते हैं। महिंद्रा के मामले में राइज की असली सफलता तब साबित हुई जब ये सिर्फ ऊपर से थोपा गया कोई आदेश नहीं रहा। तो फिर ये जमीन पर कैसे दिखा? जब ट्रकों के ड्राइवर्स और फैक्ट्रियों के जो साधारण वर्कर्स हैं, उन्होंने खुद आगे आकर गर्व के साथ अपने कपड़ों पर राइज के बैज पहनने शुरू कर दिए। अरे वाह। हाँ, तब कंपनी को समझा गया कि ये एक जमीनी आंदोलन बन चुका है। ये उनका अपना खुद का एहसास बन गया था। मतलब उन्होंने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिस पर सच में हर कर्मचारी ने यकीन किया। बिल्कुल। और ये सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं रहा। कंपनी ने ये माना कि बिजनेस का असल मकसद सोशल वैल्यू क्रिएट करना है, और पर्यावरण के मोर्चे पर भी उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल किया। हाँ, सस्टेनेबिलिटी वाले गोल्स। एग्जैक्टली। उन्होंने 2040 तक पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल होने का बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। यहाँ तक कि उनका जो इगतपुरी प्लांट है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए सर्टिफाइड भी हो चुका है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ऑब्वियसली, जब कोई कंपनी समाज और पर्यावरण का इस तरह से ध्यान रखती है ना, तो ब्रांड के प्रति एक बहुत ही अटूट भरोसा पैदा होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। क्या? एक ग्लोबल कंपनी चलाने के लिए सिर्फ अच्छी नियत और एम्पैथी तो काफी नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बिजनेस में कड़े फैसले भी लेने होते हैं। हाँ, और बड़े रिस्क यानी जोखिम भी लेने पड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि एक एम्पैथेटिक लीडर जो लोगों का इतना ख्याल रखता है, वो रिस्क कैसे मैनेज करता है?
और यहीं पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की सोच वाला इंसान है जो बड़े सपने देखता है, और दूसरी तरफ उसे एक विशाल ग्लोबल कंपनी को डूबने से भी बचाना है। तो ये बैलेंस कैसे बनता है? इसे गहराई से समझने के लिए हमें असिमेट्रिक रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। असिमेट्रिक रिस्क? हाँ, आनंद महिंद्रा का रिस्क लेने का एक बहुत ही स्पष्ट उसूल है। वो कहते हैं, मैं रिस्क जरूर लूंगा, लेकिन मैं कंपनी को कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। मतलब I'll never bet the company। एग्जैक्टली। अगर इसे मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं, तो असिमेट्रिक रिस्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना स्टॉप लॉस पहले से तय कर रखा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब अगर बाजार गिरता है तो आपको बस थोड़ी सी खरोच आएगी, लेकिन अगर आपका दांव सही बैठता है तो फायदा इतना विशाल होगा कि वो पूरी गेम पलट देगा। हाँ, इसमें डाउनसाइड पूरी तरह से सुरक्षित होता है और अपसाइड ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। और इसका सबसे बेहतरीन जो ऐतिहासिक उदाहरण है ना, वो है 2002 में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो। ओ, स्कॉर्पियो एसयूवी, उसका लॉन्च तो लेजेंडरी है। बिल्कुल। उस समय महिंद्रा ने पहली बार बिल्कुल स्क्रैच से एक नई गाड़ी बनाने का फैसला किया था, और सबको लगा था कि ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, इंडस्ट्री के जानकारों को लग रहा था कि इसके फेल होने से कंपनी पूरी तरह डूब सकती है। क्योंकि एक यूटिलिटी व्हीकल बनाने वाली कंपनी के लिए ना, एक मॉडर्न अर्बन एसयूवी बनाना बहुत बड़ी छलांग थी उस वक्त। ऑब्वियसली, लेकिन बाहरी दुनिया को ये नहीं पता था कि आनंद महिंद्रा ने पहले से ही अपना हेज यानी वित्तीय बचाव तैयार कर रखा था। वो कैसे? उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही देश के कुछ अन्य बड़े व्यापारिक परिवारों से बातचीत कर ली थी। अच्छा। हाँ, उनकी रणनीति ये थी कि अगर किसी वजह से स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट बाजार में फेल हो जाता है तो वो उस पूरे प्रोजेक्ट को उन परिवारों को बेच देंगे। अरे वाह, ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक है ना? इससे कंपनी पर कोई जानलेवा वित्तीय असर नहीं पड़ता। मतलब बाहर से देखने पे लग रहा है कि एक क्रिएटिव इंसान बहुत बड़ा दांव खेल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बेहद रूढ़िवादी और सुरक्षित फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपना रहा है। एग्जैक्टली। ये क्रिएटिविटी और फाइनेंस का एक ऐसा दुर्लभ बैलेंस है जो बहुत कम लीडर्स में मिलता है। और मुझे लगता है कि इसी एसिमेट्रिक रिस्क के उसूल को उन्होंने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी अपनाया था, है ना? बिल्कुल। करीब एक दशक पहले, जब भारत में ईवी का कोई बाजार था ही नहीं, महिंद्रा ने उसमें निवेश कर दिया। उस वक्त तो ये फाइनेंशियली कोई सेंस नहीं बनाता था। लेकिन उनके लिए वो भविष्य पर लगाया गया एक दाव था। उनका मानना था कि अगर तुरंत मुनाफा नहीं भी हुआ तो भी कंपनी जो नई तकनीक सीखेगी वो उन्हें हमेशा बाकियों से एक कदम आगे रखेगी। क्या बात है। हमने रिस्क को मैनेज करने की फिलॉसफी तो समझ ली, लेकिन यार बिजनेस की असली कसौटी तो आखिरकार बैलेंस शीट ही होती है ना? बिल्कुल, नंबर तो बोलने चाहिए। हाँ, तो क्या ये एम्पैथी और असिमेट्रिक रिस्क सच में हार्ड कैश और मुनाफे में बदलते हैं? चलिए इसे JAFR के 2021 से 25 तक के रिसर्च पेपर्स के लेंस से देखते हैं। हाँ, क्योंकि 4 साल का ये लंबा डेटा हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है, किसी एक क्वार्टर का उछाल नहीं है ये। एग्जैक्टली। और जब हम ये आंकड़े देखते हैं ना, तो वो किसी भी एनालिस्ट को हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे का विज्ञान समझने के लिए हमें आनंद महिंद्रा के ESEE यानी ESEE ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को डिकोड करना होगा। एक मिनट, मुझे इस ESEE मॉडल को थोड़ा और क्लियरली समझने दीजिए। ये असल में जमीन पर काम कैसे करता है? देखो, ESEE के 4 स्तंभ हैं। पहला E है इन्विजन, यानी कंपनी के भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ी कल्पना करना, विजन सेट करना। दूसरा S है स्ट्रक्चर, यानी उस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए कंपनी का सही ढांचा तैयार करना। इसी स्ट्रक्चर के तहत महिंद्रा ने एक फेडरेशन मॉडल अपनाया था। फेडरेशन मॉडल मतलब अलग-अलग कंपनियों को आजादी देना। एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी इकाइयों को एक आजाद कंपनी की तरह काम करने की छूट दी जो अपना पैसा खुद जुटा सकें। फिर तीसरा E आता है एनेबल, यानी सही लीडर्स को खोजना और उन्हें काम करने की पूरी आजादी देना। और आखिरी E? वो है एनर्जाइज, यानी पूरी टीम और संगठन के अंदर एक नई ऊर्जा भरना। अच्छा, इस मॉडल में जो एनेबल वाला हिस्सा है ना, मतलब लीडर्स को खोजना, उसका तरीका मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा और वो बहुत ही अनोखा था। वो 90 मिनट वाली इंटरव्यू की बात कर रही हैं आप? हाँ, रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि आनंद महिंद्रा टॉप टैलेंट को हायर करते वक्त 90 मिनट की एक बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड बातचीत करते थे। मतलब कोई फिक्स सवाल नहीं। कोई फिक्स सवाल नहीं। उस पूरी बातचीत में वो कैंडिडेट की डिग्रियां या पुराने मुनाफे नहीं परख रहे होते थे। वो सिर्फ एक चीज तलाश रहे होते थे
जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी। ये बहुत बड़ी बात है ना? अगर किसी व्यक्ति की आंखों में कुछ नया सीखने की बात करते हुए एक चमक आ जाती थी तो वो समझ जाते थे कि ये इंसान महिंद्रा के उस एम्पैथेटिक कल्चर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑब्वियसली, क्योंकि यार आप किसी को तकनीकी ज्ञान तो सिखा सकते हैं, लेकिन जिज्ञासा और एम्पैथी अंदर से आती है, वो सिखाई नहीं जा सकती। सही बात है। और इसी लीडरशिप कल्चर और उनके वर्तमान जो सीईओ हैं डॉक्टर अनीस शाह, उनके नेतृत्व का शानदार नतीजा हमें 2021 से 25 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। डॉक्टर शाह ने कंपनी के भीतर 9 जेम्स की पहचान की। वो 9 अलग-अलग बिजनेस? हाँ, ये वो 9 बिजनेस हैं जिनमें से हर एक में $1 बिलियन के मार्केट कैप तक पहुंचने की क्षमता है। और अब अगर हम सीधे नंबरों पर आएं, तो ये ग्रोथ सच में हैरान करने वाली है। आंकड़े बताइए जरा। 2021 में कंपनी के टोटल एसेट्स करीब 59,588 करोड़ रुपए थे। ओके। और 2025 आते आते ये संपत्ति बढ़कर 99,648 करोड़ रुपए हो गई। मतलब सिर्फ 4 सालों में एसेट्स लगभग दुगने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ एसेट्स का बढ़ना नहीं है। दुनिया में बहुत सी कंपनियां अपने एसेट्स बढ़ाती हैं, अग्रेसिव ग्रोथ करती है। हाँ, लेकिन महिंद्रा ने जिस तरह से ये किया है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने अपना कर्ज बढ़ाकर ग्रोथ नहीं की, बल्कि उन्होंने अपना कर्ज लगभग खत्म ही कर दिया है। यही तो सबसे बड़ा कैच है। JFR का डेटा साफ दिखाता है कि उनका डेट इक्विटी रेशियो जो 2021 में 0.21 यानी 0.21 था, वो 25 में गिरकर मात्र 0.02 हो गया है। रुकिए, मतलब आप कह रहे हैं कि बिजनेस के नजरिए से ये लगभग शून्य कर्ज है? हाँ, ऑलमोस्ट जीरो डेट। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि यार एसेट्स को इतना तेजी से बढ़ाना और उसी दौरान कर्ज को लगभग खत्म कर देना, बिजनेस की दुनिया में ये आखिर काम कैसे करता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, इसे ही असली वित्तीय कुशलता कहते हैं। नॉर्मली जब कंपनियां तेजी से एक्सपैंड करती हैं तो वो बाजार से या बैंकों से भारी कर्ज उठाती हैं। ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन महिंद्रा के मामले में, जैसा कि हमने पहले वो फेडरेशन मॉडल की बात की थी ना। हाँ, स्ट्रक्चर वाला पार्ट। एग्जैक्टली। उनकी अलग-अलग इकाइयों ने बाजार से खुद अपना निवेश जुटाया, जिससे पेरेंट कंपनी पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ा। स्मार्ट। और इसके अलावा उन्होंने अपने वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के संचालन में लगने वाले पैसे को इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया कि उनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा। मतलब लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। उनका करंट रेशियो और क्विक रेशियो लगातार मजबूत बना रहा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनकी बुनियाद कर्ज के खोखले खंभों पर नहीं टिकी है, वो ठोस आंतरिक कमाई पर खड़ी है। और ये रफ्तार सिर्फ 25 तक ही नहीं रुकी है। अगर हम बिल्कुल ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो मई 2026 में महिंद्रा ने एक ही महीने में 58,021 SUV बेची हैं, जो पिछले साल के मुकाबले पूरे 20% की शानदार ग्रोथ है। और ट्रैक्टर्स का क्या हाल है? ट्रैक्टर्स की बिक्री में भी करीब 47,845 यूनिट्स के साथ 23% की भारी ग्रोथ दर्ज की गई है। ये ताजा सेल्स डेटा इस बात का बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि उनका असिमेट्रिक रिस्क और एम्पैथी का जो सिद्धांत है वो सिर्फ कागजों पर नहीं है। हाँ, वो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। एग्जैक्टली। वो बाजार की नब्ज को सही तरीके से समझ रहे हैं और ग्राहकों के साथ जुड़ रहे हैं। तो इन सब बातों का असल निचोड़ क्या निकलता है? इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से कोई भी व्यक्ति बिजनेस और लीडरशिप के बारे में आखिर क्या सीख सकता है? सीधी सी बात है यार, सबसे बड़ी सीख ये है कि एक स्थायी और सफल बिजनेस सिर्फ स्प्रेडशीट, मुनाफे के मार्जिन और कठोर फैसलों से नहीं चलता। बिल्कुल। ये इस बारे में है कि एक लीडर कैसे एक अच्छी और सच्ची कहानी बुनता है। आप कैसे अपने असिमेट्रिक रिस्क को सुरक्षित करते हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी बिना किसी डर के उड़ान भर सके। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मुनाफे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए नहीं करते। तो किसके लिए? पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, महिलाओं को, अपने कर्मचारियों को। क्योंकि महिंद्रा का जो पूरा मॉडल है ना, वो इसी विश्वास पर टिका है कि जब समुदाय राइज करेगा तभी कंपनी भी राइज करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहीं से भविष्य के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखो, महिंद्रा की ये पूरी फिलॉसफी मानवीय जुड़ाव और इंसानी एम्पैथी पर आधारित है ना? बिल्कुल। और अब जरा भविष्य की उस तस्वीर के बारे में सोचिए जो हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन सब कुछ बदल रहे हैं। हाँ, AI तो अब हर जगह है। तो जब खेती पूरी तरह से AI ड्रोन्स और ऑटोमेटेड मशीनों से होने लगेगी, जो फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह स्मार्ट रोबोट्स ले लेंगे,
तब उस इंसानियत पर आधारित राइस का क्या होगा? ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या एआई और मशीनों के इस ठंडे और डेटा ड्रिवन दौर में महिंद्रा का ये मानवीय एम्पैथी का फलसफा टिक पाएगा? यही तो सवाल है। या फिर आने वाले समय में इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? क्या उन्हें मशीनों के साथ तालमेल बिठाने वाली एक नई कहानी लिखनी पड़ेगी? उफ, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो ना सिर्फ महिंद्रा बल्कि पूरी बिजनेस की दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। बिल्कुल करेगा। और इसी गहरे और उत्तेजक विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। बिजनेस सिर्फ एक ठंडी मशीन नहीं है, बल्कि मानवता और रणनीति का एक सुंदर मिश्रण है। इसे समझते रहिए और नए विचारों की गहराई में ऐसे ही उतरते रहिए।